देखिए, आज हम लोग गणित का 5वां चैप्टर है, चैप्टर 5। जिसमें आपका समांतर श्रेणी आता है। ठीक है, समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी के नाम से जाना जाता है, समांतर श्रेणी। अब इसको हम लोग यह जानने का काम करेंगे कि ये जो समांतर श्रेणी है ये क्या चीज़ है, या एपी जिसको हम लोग बोले शॉर्ट में, वह क्या चीज़ है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखा करते हैं कि बहुत कुछ जो भी चीज़ देखते हैं वो सजावट के रूप में सजा होता है। जैसे कि हम लोग भुट्टा देखे हैं, मकई जो बलरी में लगा होता है वो एक निश्चित सजावट में लगा होता है। एक दाना के बाद एक दाना, एक दाना के बाद एक दाना, पूरा का पूरा एक लाइन में सजा होता है। फिर अगला वाला लाइन एक निश्चित क्रम में क्या होता है, सजा हुआ होता है। और हम लोग अपने आसपास में बहुत कुछ ऐसे वस्तुओं को रखते भी हैं। तो क्या करके रखते? सजा करके रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? कि इससे वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। गौर से कभी देखिएगा फूल को, फूल देखे हैं? फूल में जो पंखुड़ियां लगी होती है वो भी सजा हुआ होता है, एक के ऊपर एक। जैसे गुलाब का फूल देखे हैं, उसको कभी उखाड़, है ना, पंखुड़ी को उखाड़ के देखिएगा जैसे जैसे तोड़ते जाइएगा ना, वो एक यानी कि निश्चित पैटर्न में आपको सजा हुआ मिलेगा। यानी कि किसी न किसी पैटर्न, यानी कि प्रतिरूप बोलने का मतलब है कि किसी न किसी नियम के अनुसार वो सजा हुआ है, एक तरीके से, है ना, क्रम से, एक के बाद एक क्रम से वो सजा हुआ है। वो प्रतिरूप को बना रहा होता है, पैटर्न को बना रहा होता है। पैटर्न कैसे? बहुत तरीके का पैटर्न बन सकता है। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सर्कल ले सकते हैं, फिर हम लोग अगला सर्कल जो ले सकते हैं उससे हल्का सा छोटा सर्कल ले सकते हैं, फिर उससे आगे हल्का सा छोटा सर्कल ले सकते हैं, फिर छोटा, फिर छोटा। इससे हम लोगों को एक प्रतिरूप यानी कि पैटर्न का पता चल जाएगा कि इससे आप जब इसको सजा करके रखिएगा तो एक नया पैटर्न के रूप में आ जाएगा आपका। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग एक पैसा का बंडल बनाते हैं, मान लीजिए कई करोड़ों का। उसमें आपका 10 रुपए का भी पैसा, है ना, रुपया है, 20 का है, 40 50 का भी है, 100 का है, 500 का है, और 2000 का है। 1000 तो भी बंद हो गया, है ना, चलता ही नहीं, पहले चलता था ना। तो जब हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबको एक उठाएंगे, एक साथ ऐसे रख देंगे, क्या करेंगे, है ना। 10 रुपए का नोट हम लोग साइड करेंगे, है ना, 20 का साइड करेंगे, 50 का अलग करेंगे, फिर 100 का, फिर 200 का, है ना, 500 का, फिर 2000 का। तो हम लोग क्या करेंगे, सजा करके रखेंगे। क्यों रखेंगे? ताकि इसको गिनने में आसानी हो, इसलिए ना सजाएंगे, ताकि गिनने में आसानी हो। तो जो भी हम लोग प्रयोग में लाएंगे वो एक निश्चित पैटर्न के रूप में हम लोग लाने का काम करते हैं। तो समांतर श्रेणी में हम लोगों को संख्याओं के बारे में जानना है, संख्याओं का प्रतिरूप के बारे में जानना है, संख्याओं का जो सजावट है उनके बारे में जानना है। प्रतिरूप बहुत प्रकार का होता है, कई प्रकार का प्रतिरूप हो सकता है हमारे इस पर्यावरण में। ठीक है, लेकिन इस समांतर श्रेणी में हम लोगों को केवल और केवल संख्याओं के सजावट के बारे में जानना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया प्रतिरूप, जिसको इंग्लिश में हम लोग पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न मतलब है कि वो किसी न किसी नियम के अनुसार आता है ना, एक के बाद एक। हम लोग बहुत कुछ सजा करके रखते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, कोई वस्तु को ही सजा करके रख रहे हैं तो पहले बड़ा वस्तु, फिर छोटा वस्तु, फिर बड़ा वस्तु, फिर छोटा वस्तु, है ना। सजावट के दृष्टिकोण से हम लोग रख सकते हैं। रंगोली भी बनाया जाता है, रंगोली देखे हैं कभी? तो वो भी एक तरीके से सजावट का क्रम होता है, सजा करके रंगोली बनाया जाता है। तो हमारे आसपास में वस्तुओं का सजावट बहुत सारा हो सकता है, लेकिन गणित में जो प्रतिरूप, जो पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे वो संख्याओं का प्रतिरूप होगा। तो संख्याओं का प्रतिरूप, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैटर्न बोलते हैं, वो संख्याओं का एक सूची बनाता है, संख्याओं का एक सूची बनाता है।
सूची जैसे कि हम लोग बोलते हैं किसी गांव में गए तो वहां पर 10 विद्यार्थियों का सूची बना सकते हैं। तो सूची बनाने का मतलब उसको इंडिकेट करना है ना। या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उम्र के अनुसार से सूची बनाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो सबसे पहले सबसे छोटा उम्र के व्यक्ति का नाम लिखेंगे है ना, या तो सबसे बड़ा उम्र के व्यक्ति का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा करते हुए चले जाएंगे। तो वह एक पैटर्न का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, संख्याओं का सूची बना रहे हैं। तो संख्याओं का सूची दो तरीके से बन सकता है, जिसमें हम लोग पहला एक प्राकृतिक संख्या है, वह एक सूची के रूप में हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब हो जाता है गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या कौन हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला एक संख्या है 1, इसमें क्या किया गया है ना, 1 को ऐड कर दिया गया है, अगला संख्या प्राप्त हो रहा। फिर इसमें 1 को ऐड किया, अगला संख्या प्राप्त हो रहा। फिर इसमें 1 को जोड़ा गया, अगला संख्या प्राप्त हो रहा। फिर इसमें 1 को जोड़ा गया, अगला संख्या प्राप्त हो रहा है ना। इसी तरीके से बहुत सारा संख्या प्राप्त किया जा सकता है, जो यहाँ पर आपका दिया हुआ डॉट 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 का मतलब ये अनंत तक जाएगा। सिमिलरली सम संख्या का सूची हम लोग देख सकते हैं। सूची यानी कि एक प्रतिरूप बना हुआ पहला देखिए 2 है, फिर क्या 4, क्या किया गया 2 में 2 जोड़ा गया, अगला संख्या प्राप्त हो गया 4। उसी तरीके से 4 में क्या किया गया, 2 जोड़ दिया गया, 6 प्राप्त हो गया। फिर 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 प्राप्त होगा। फिर 2 जोड़ेंगे 10 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या होता है, चलता रहेगा, अनंत तक जाएगा। उसी तरीके से विषम संख्या के सूची को देखते हैं हम लोग, तो 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। इससे क्या पता चल रहा कि 2 जोड़ा गया इसमें भी है ना। फिर 2 जोड़ा गया तो 5 बना, फिर 2 जोड़ा गया 7 बन गया, फिर 2 जोड़ा गया 9 बन गया, फिर 2 जोड़ा गया तो क्या बन गया 11 बन गया। इसी तरीके से आगे चलता। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, संख्याओं का सूची जो है एक नियम के अनुसार आगे बढ़ रहा। उसी तरीके से 5 का गुणज का मतलब 5 से जो संख्या विभाजित होने वाला, कटने वाला है ना। तो 5 10 15 ये कैसे बन रहा, तो 5 पहला हो गया, उसमें अगला क्या जोड़ दिया गया, 5 जोड़ दिया गया तो 10 प्राप्त हो गया। फिर 10 में क्या किया गया, 5 जोड़ दिया गया तो 15 प्राप्त हो गया। फिर 5 जोड़ा गया तो 20 प्राप्त हो गया। क्या किया जा रहा, प्रत्येक में कोई ना कोई एक निश्चित संख्या को जोड़ा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। अगला दिखाया गया ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या किया गया, -1 है ना। तो -1 इसमें क्या जोड़ा गया है, जो -2 आ गया है ना। तो हम लोग इसमें जोड़ेंगे -1 को, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -2 प्राप्त हो जाएगा। -2 में क्या करेंगे, -1 को जोड़ेंगे तो -3 प्राप्त हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते चलेंगे और आगे -1 जोड़ते जाएंगे, तो हम लोगों का ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो हम लोग संख्याओं का सूची देख रहे हैं, इस संख्याओं के सूची को हम लोग गणित में स्पेशल नाम से इंडिकेट करते हैं और उसको बोला जाता है अनुक्रम। क्या बोला जाता है, अनुक्रम, जिसको इंग्लिश में सीक्वेंस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सीक्वेंस, अनुक्रम। अनुक्रम क्या चीज है, तो संख्याओं का एक सूची है जो किसी नियम के अनुसार बंधा होता है, जो किसी नियम के अनुसार। देख लिए हर एक में एक नियम लगा हुआ, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें -1 जोड़ेंगे, है ना। किसी नियम से बंधा होता। संख्याओं का सूची ही किस नाम से जाना जाता है, अनुक्रम के नाम से जाना जाता है, सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा। अगला श्रेणी वर्ड को बताया गया, श्रेणी या श्रेणी यानी कि जिसे हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या चीज है, प्रोग्रेशन। ये क्या चीज है, तो विशेष नियम से बना अनुक्रम श्रेणी या श्रेणी कहलाता है। कोई विशेष नियम, एक ऐसा नियम बनाएंगे और उस नियम से बहुत सारा सीक्वेंस बन सकता है, अनुक्रम बन सकता है। जैसे कि आप बहुत सारा अनुक्रम बना हुआ, उसमें किसी न किसी प्रकार का क्या लगा हुआ है, नियम लगा हुआ। तो उसी प्रकार से डिफाइन किया गया श्रेणी को, कि श्रेणी या श्रेणी क्या चीज है,
तो अनुक्रम ही होता है। श्रेणी या श्रेणी एक प्रकार का सीक्वेंस ही होता है, जिसमें क्या किया जाता है, विशेष नियम से वो सीक्वेंस बना होता है। इसलिए लिख दिया गया, विशेष नियम से बना अनुक्रम श्रेणी के नाम से जाना जाता है या श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोगों का एक टॉपिक स्टार्ट होगा कि समांतर श्रेणी क्या चीज है, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, वह क्या चीज है, जिसे शॉर्ट में एपी कहा गया। तो कहा गया कि अनुक्रम में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त जो अनुक्रम प्राप्त होगा वह समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मान लिया गया एक कोई निश्चित संख्या हम लोग ले लिए, पहला संख्या, और उसमें क्या किए, एक निश्चित संख्या हम लोग जोड़ते चले गए। पहला कोई संख्या ले लिए 10, 5, 2, 1, 4, -8, -10, कुछ भी ले लिए, ठीक। उसमें क्या कर दिया हम लोग, एक निश्चित संख्या को जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए। उनसे जो अनुक्रम हम लोगों को प्राप्त होगा, उसी अनुक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। समझ में आ रहा, समांतर श्रेणी क्या। जैसे कि यहाँ पर सिंपल सा देख लीजिए कि एक संख्या हम लोग 1 ले लिए, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक संख्या को जोड़ रहे हैं, 1 को जोड़े, फिर 1 को जोड़े, इसी में अगला वाला पद में, अगला वाला पद प्राप्त हो रहा है, इसमें 1 जोड़ेंगे, अगला वाला पद प्राप्त होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे, अगला वाला पद प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो ये जो आपका दिख रहा है, ये एक प्रकार का क्या चीज है, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग एक वर्ड यूज किए हैं, निश्चित संख्या, जिसको हम लोग किसी पद में जोड़ते हैं, वह निश्चित संख्या सार्व अंतर के नाम से जाना जाता है। निश्चित संख्या को एपी का सार्व अंतर, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। सार्व अंतर क्या है, समझ में आ रहा। जो एपी हम लोग बनाएंगे समांतर श्रेणी, उसमें जो निश्चित संख्या हम लोग ऐड करेंगे, है ना, जैसे कि इसमें 1 जुड़ रहा था, वह निश्चित संख्या 1 है, उसी 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे, सॉरी सार्वंतर बोलेंगे, है ना। सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस है। सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। इसको सीडी भी कहीं कहीं पे लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ना, तो सीडी या सिंपल बोलेंगे डी। सार्व अंतर डी से सूचित किया जाता है, याद रहेगा। अब हम लोग ये जो एपी है, एपी के पद को जानेंगे, यानी कि टर्म को जानेंगे कि एपी का कौन सा पद को क्या कहते हैं। तो टर्म ऑफ एपी बताया गया, एक सिंपल सा एपी लिखा गया प्राकृतिक संख्या का, ये 1 है, इसमें क्या किया गया, 1 जोड़ा गया निश्चित संख्या, फिर 1 जोड़ा गया, इस तरीके से आपका चलते चलते यहाँ पे डॉट 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 का मतलब खाली जगह है, बहुत बीच में बहुत सारा संख्या है, क्या आ गया, 1000 आ गया। तो यह एक एपी है, या इसको हम लोग एक सूची भी मान सकते हैं। इस सूची में ये जो आपका 1 है, इस 1 को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। इस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद। चूंकि प्रथम पद बोला गया, प्रथम पद, तो इस अनुसार से ये अगला वाला क्या हो जाएगा, दूसरा पद, दूसरा पद। इसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा, तीसरा पद। ये कौन सा हो जाएगा, चौथा पद। ये कौन सा हो जाएगा, 5वां पद। और ये कौन सा हो जाएगा, छठा या 6वां पद। आगे चलेंगे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, है ना, मिलते जाएगा मिलते जाएगा मिलते जाएगा मिलते जाएगा, बहुत सारा पद मिलेगा। अब बताइए कौन सा पद है, 1000वां, है ना, या 10,000 है तो 10,000वां। तो मान ले कि यहाँ पर ये गिनती का संख्या था तो पता चल रहा है ना, लेकिन बहुत जगह पर पता नहीं चलता। तो ये क्या है, एक तरीके से अंतिम पद है, अंतिम पद।
अंतिम पद, और अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं, ये आपका अंतिम है इसलिए इसको अंतिम पद बोला गया। अब गौर से देखिए, तो इससे तो अब हम लोग गणित है, तो गणित में हम लोग क्या करेंगे, इसका भी कोई ना कोई सिंबल अपनाएंगे। तो गणित में दो प्रकार का सिंबल अपनाया गया। नाम क्या चीज है, पद, इंग्लिश का में क्या होगा, टर्म, टर्म का पहला लेटर टी। तो प्रथम पद को हम लोग टी से सूचित कर सकते हैं, तो बोलेंगे सब तो पद ही है, इसको भी बोलेंगे टी है, इसको भी बोलेंगे टी है, इसको भी बोलेंगे टी है। और एक पद आता है, इस प्रथम पद को एनसीईआरटी बुक में टी के जगह पर ए पद से सूचित किया। किससे सूचित किया गया, ए से, और हम लोग भी उसी से सूचित करेंगे। टी से भी किया जाता है, जो बुक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा का बुक, उस केसी सिन्हा के बुक में हर एक जगह आपको टी पद मिलेगा, यानी कि जो भी पद होगा उसके लिए टी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के तरह से काम करेंगे, तो हम लोग प्रथम पद को ए कहेंगे, ए ए ए। अब बताइए, अगर सबको हम लोग ए लिख देंगे, इससे पता चल रहा है कि कौन सा पद कौन सा है, इससे दूसरा चल रहा है, इससे है ना, इससे तीसरा, इससे चौथा, पता नहीं चल रहा। इसके लिए एक नियम बना दिया गया, कहा कि जो प्रथम पद होगा उसको A1 लिखना है, जो दूसरा पद होगा उसको A2 लिखना है, जो तीसरा पद होगा A3 लिखना है, चौथा पद होगा A4 लिखना है, जो पांचवा पद होगा A5 लिखना है, और छठा पद जो होगा A6 लिखना है। इसी तरीके से चलते रहेंगे कहाँ तक, अंतिम पद। अब फिर अंतिम पद को कैसे लिखा जाएगा, ये तो पद है, पद का मतलब क्या, ए, पद मतलब ए, कौन सा पद, यहाँ जैसे ए मतलब क्या हो गया, पद, कौन सा, तो छठा, तो 6 लिखे। ए मतलब कौन सा, तो 5, तो 5वां लिखे, है ना। पद कौन सा, तो चौथा A4 लिखे, है ना। तो उसी तरीके से ये कौन सा पद है, अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम लोग AN लिखते हैं, AN यानी कि एनवा पद। एनवा यानी कि कितनवा है, तो एनवा, उसको हम लोग निकाल सकते हैं, AN बोलते हैं, और इसको बोला क्या जाता है, एनवा पद। अंतिम पद एनवा पद। कभी कभी एनवा पद को L से सूचित कर दिया जाता है, कभी कभी अंतिम पद को यानी कि AN को किससे सूचित कर दिया जाता है, L से सूचित कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अंतिम पद का इंग्लिश क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का पहला लेटर L होता है, इसीलिए अंतिम पद को कभी कभी L भी लिख सकते हैं, लेकिन वो होगा क्या चीज, एनवा पद। एनवा पद को हम लोग लिखते कैसे हैं, AN लिखते हैं। ये लिखना और सीखना और समझना बहुत जरूरी है। एनवा पद क्या हो रहा है, तो AN लिख रहे हैं। अगर छठा पद बोल रहे हैं तो A6 लिख रहे हैं, पांचवा पद लिखेंगे तो A5 लिखेंगे, अगर चौथा पद बोल रहे हैं तो A4 लिखेंगे। तो पद को कैसे लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें, पद में। अब हम लोग जो इस D के बारे में सोचते हैं कि ये D कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। जैसे देखिए, हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका 4 है, ये आपका 8 है, ये 12 है, 16 है, 20 है, और ये 24 है, ये 28 है। इसी तरीके से ये अनवरत चलता रहेगा। यह यहाँ पर क्या देखने से पता चल रहा है, यह एक AP में है। गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये AP के जैसा दिख रहा, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि हम लोग इस पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़े हैं। 4, 8 बना, 8 में फिर हम लोग 4 जोड़े हैं, 12 बना, फिर आगे 4 जोड़े हैं, 16 बना, फिर आगे 4 जोड़े हैं, 20 बना। इसी तरीके से आगे चलता है ना। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये संख्या कैसे निकाला जाएगा, वो जो निश्चित संख्या है यानी कि D कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या जान रहे हैं, इसको क्या कर सकते हैं, A1 कहेंगे, A2, A3, A4, A5, A6, A7, और आगे चलता हुआ रहेगा
अब हमको निकालना क्या चीज है? निश्चित संख्या। निश्चित संख्या का मतलब सार्वंतर, यानी कि डी। डी कैसे निकालेंगे ये देखिए, 8 में अगर 4 घटाएंगे तो क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। यही निश्चित संख्या को जोड़ा गया था ना, इसी 4 को ना जोड़े थे। तो निकालने का क्रम क्या हुआ? अगला वाला पद में पहला वाला पद को घटा दिए तो डी निकल रहा मेरा। अगला फिर देखिए, 12 में 8 घटाएंगे क्या बचेगा? 4। 16 में 12 घटाएंगे 4। 20 में 16 घटाएंगे 4। 24 में 20 घटाएंगे 4। उसी तरीके से 28 में 24 घटाएंगे क्या निकल रहा? 4। सार्व अंतर डी निकालने का मेथड क्या बन रहा कि अगले पद में पहला वाला पद घटा देंगे तो डी निकल रहा। अगले वाले पद, किसी भी पद से उसका पहला वाला पद जो घटाएंगे तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा? सार्व अंतर। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे देखिए, 8 का क्या मान? 8 को क्या बोल रहे हैं? A2। 4 क्या चीज है? A1। क्या निकल गया? निश्चित संख्या। इसी निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं? सार्वंतर, जिसको किससे सूचित करते हैं? डी से। उसी तरीके से 12 को क्या बोला गया है? A3 माइनस A2 बराबर क्या निकल गया? डी। ये क्या चीज है? 16 A4 है ना, और 12 क्या चीज है? A3 क्या निकल रहा? उसी तरीके से A5 में A4 घटाएंगे क्या निकलेगा? उसी तरीके से A6 में A5 घटाएंगे क्या निकलेगा? उसी तरीके से A7 में A6 घटाएंगे क्या निकलेगा? डी निकल रहा। समझ में आ रहा? तो डी का एक फॉर्मूला बन गया आपका, डी बराबर A2 माइनस A1। ये आपका एपी में पहला फर्स्ट फॉर्मूला। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। निकाल तो किसी से भी सकते हैं, लेकिन सबसे आसान वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। A3 में 2 घटाएंगे तब भी D निकलेगा, किसी से भी निकाल सकते हैं। 28 से 24 घटाएंगे यानी कि 7 से 6 घटाएंगे तब भी D निकलेगा, है ना। किसी भी पद से उसका पहला वाला पद घटा देने से हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है? डी प्राप्त हो रहा है। तो डी का प्रमुख फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा। याद रहेगा? उतार लीजिए। देखिए ये जो डी है ना, कैसे निकल रहा है? A2 माइनस A1। तो ये डी का मान जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यानी कि एक निश्चित संख्या जैसे 1 लिए, इसमें हम लोग -1 को भी जोड़े थे ना एक एग्जांपल में, तो इसका मान माइनस भी हो रहा और धनात्मक भी हो ही रहा। सब में हम लोग इधर धनात्मक देखे, शून्य भी हो सकता है। जैसे 1 में हम लोग क्या करेंगे? 0 जोड़ते जाएंगे, 1 1 1 1 1 हम लोगों को प्राप्त होता जाएगा। यह भी एक प्रकार का एपी 0 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो डी का मान जो है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। एक चीज आपको अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं, एपी का व्यापक रूप। व्यापक रूप यानी कि हम लोग जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये कैसे होता है? जनरल फॉर्म एपी का कैसे बनता है? तो जनरल फॉर्म मतलब जो जिससे पूरा का पूरा एपी का एक तरीके से रहस्य पता चलता है। ये देखिए, पहला पद को हम लोग क्या लिखते हैं? ए या A1 पहला पद है, तो अगर A1 लिखेंगे तो वो पता ही चल रहा है कि पहला पद है। लेकिन अगर कहीं पर A ही लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब? वो पहला पद ही है ना। जब तक इसमें 2 नहीं लगा रहेगा तब तक दूसरा नहीं बोलेंगे, है ना। लेकिन नहीं कुछ लगा हुआ तो इसको हम लोग पहला पद बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहला पद A, उसके बाद दूसरा पद A2, है ना। तो दूसरा पद कैसे बनता है बताइए तो? A प्लस डी। गौर से देखिए, पहला ये आपका A1 है, दूसरा क्या है? A2 जो है आपका, वो A2 कैसे बना है? A प्लस डी से
यानी कि ए का मान कितना है 4, 4 में डी का मान जुड़ता है तब ना 8 प्राप्त हुआ है A2। समझ में आ रहा? ऐसे समझिए, ये आपका ए है A1 यानी कि 4, A2 जो है वो कैसे बना है 4 में 4 जोड़े हैं तो 4 क्या चीज है A1 और ये 4 क्या चीज है D है। तो हम लोग दूसरा पद को A प्लस डी लिखेंगे। उसी तरीके से तीसरा पद ये देखिए A3 कैसे बना होगा A2 प्लस, यहां देखिए ये आपका कितना है 12 कैसे बना 8 में 4 जोड़ने से। 8 कैसे बना है 4 में 4 जोड़ने से, और ये प्लस क्या है 4। ये देखिए पहला पद क्या है A1 और ये क्या चीज है D और ये क्या चीज है D है ना। तो A1 प्लस D 2D पूरा D प्लस D 2D, एक गाय जोड़ एक गाय 2 गाय होगा ना। तो यानी कि तीसरा पद जो है वो A1 प्लस 2D से बनेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D। उसी तरीके से गौर से देखिए, पहला है तो पहला, दूसरा में A प्लस 1D है, इसको 1D लिख सकते हैं। तीसरा है तो A प्लस 2D। अगला हम लोग चौथा बनाएंगे A4। तो A4 कैसे बनेगा देखिए, A4 बनाना हो तो A4 का मान कितना है 16। ये किससे बना तो 12 प्लस 4 से। 12 क्या चीज है A3 है, 12 A3 है और प्लस 4 क्या है D है। A3 को क्या बोलते हैं A प्लस 2D। A3 को A प्लस 2D बोलते हैं। गौर से देखिए A3 बराबर A प्लस 2D और यहाँ पे क्या पहले से D। अब बताइए A प्लस 2D और एक D कितना D 3D। तो यहां से आपका चौथा पद A प्लस 3D प्राप्त हो रहा। समझ में आ रहा? एक क्रम बन रहा, देखिए पहला है तो A प्लस 0D है ना, दूसरा है तो A प्लस 1D, तीसरा है तो A प्लस 2D, चौथा है तो A प्लस 3D, अब पांचवा होगा तो A प्लस 4D, अगला A प्लस 5D, अगला A प्लस 6D। इसी तरीके से चलता रहेगा है ना। ये बना कैसे समझ में आ रहा? तीसरा पद बनाना है तो तीसरा पद कैसे बना वो समझ में आया। इसको नेक्स्ट पे फिर से समझेंगे।